हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जितने भी बच्चे इस बार 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अकाउंटेंसी के लिए जो मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए, उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके रिज़ल्ट में इसका योगदान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता दूं कि ये अकाउंटेंसी का फुल पेपर का सॉल्यूशन है। अभी तक मैंने आपके लिए वीडियो 1, 2, 3 वीडियो अपलोड किया है। मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव करवाए, सेकंड पार्ट में भी 50 ऑब्जेक्टिव करवाए, कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव मैंने सेकंड पार्ट तक कंप्लीट करवाया। उसके बाद मैंने थर्ड वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको नॉन ऑब्जेक्टिव अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं, उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो ये वीडियो नंबर 4 होगा, चौथा वीडियो है ये आपके लिए। तो आइए, अब ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये सब क्वेश्चन मैंने अब करवा दिया है, 10 क्वेश्चन मैंने करवाया पिछले वीडियो में। तो ये सारा क्वेश्चन का सलूशन आप ज़रूर देखिए। आइए यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन तैयार करूँगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू बने रहिए। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है कॉमर्स में, उसके भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। और इस चैनल से जो लाभ आपको मिल सकता है वो उठाने का भरपूर प्रयास करिए, ठीक है। तो शुरुआत करिए। तो आज का ये क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, मतलब बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है अकाउंटेंसी के लिए, उसका ये नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है कि जनरली आप इसको गेनिंग रेशियो कहते हैं, जनरली इंग्लिश में ज़्यादा याद रहता है, तो आप याद रखेंगे। गेनिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लाभ प्राप्ति, आप इसको तोड़ कर समझने का प्रयास करिए। लाभ का मतलब जिस लाभ, प्राप्ति का मतलब प्राप्ति, तो लाभ को प्राप्त करने वाले अनुपात, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि लाभ को प्राप्त करने वाला अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो लाभ कौन प्राप्त करता है। कई बार क्या होते हैं कि जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, वर्तमान पार्टनर होते हैं, या वो अपने किसी पार्टनर से, है ना, शेयर लेते हैं, ठीक है। तो जिस अनुपात में शेयर लेते हैं उस अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। फिर से समझिए, जिस अनुपात में साझेदार किसी अन्य साझेदार से शेयर लेता है या प्राप्त करता है, उससे हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। उस अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। क्लियर हो गया। आप आसान शब्दों में ऐसे जवाब लिख सकते हो। कोशिश ये करो कि जितने क्वेश्चन हैं उसका कम से कम अपने शब्दों में आंसर तैयार कर लो, ताकि इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको लिख सको। अगर यहीं पर त्याग अनुपात पूछ दे, तो जिस अनुपात में साझेदार त्याग करता है किसी अन्य साझेदार को, ठीक है, जनरली नए साझेदार को, तो जिस अनुपात में साझेदार अपना हिस्सा त्याग करता है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। और जिस अनुपात में साझेदार किसी अन्य साझेदार से हिस्सा प्राप्त करता है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, समझने का प्रयास करिए। आइए पढ़िए क्या लिखा है इसमें। तो जिस अनुपात में साझेदार, यहाँ एक अर्थ छुटा हुआ है साझेदार में, साझेदार वर्तमान साझेदार या अवकाश प्राप्त करने वाला साझेदार या मृत साझेदार, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो साझेदार जा रहा होता है, रिटायर कर रहा होता है, तो उसका शेयर पुराने साझेदार ले लेते हैं, ठीक है। तो उस समय हमको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ता है। या कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी पुराना साझेदार जनरली उसके शेयर को ले लेता है, ठीक है। जिस अनुपात में लेता है उस अनुपात को निकालते हैं हम लोग, उसी अनुपात को प्राप्ति अनुपात कहते हैं। मतलब कि अगर किसी साझेदार का कोई शेयर छूट रहा है और पुराना साझेदार उसके शेयर को ले रहा है, और जिस अनुपात में ले रहा है उस अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि वर्तमान साझेदार में से जिस अनुपात में साझेदार अन्य किसी साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या कोई मर गया है उस साझेदार का जो रेशियो है, जो शेयर है, जो हिस्सा है, जिस अनुपात में प्राप्त करता है उसे हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लाभ प्राप्ति अनुपात की ज़रूरत मेनली मुख्य रूप से कहाँ पड़ती है, तो मुख्य रूप से अवकाश और मृत्यु के समय पड़ती है, क्योंकि जब साझेदार रिटायर करेगा तो वो अपना शेयर पुराने साझेदार को बेच कर जाएगा और पुराना शेयर उसके शेयर को प्राप्त कर लेगा। तो आगे ना प्राप्ति अनुपात, ठीक है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात अवकाश के समय और मृत्यु के समय निकाला जाता है आमतौर पर, ठीक है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में तो अभी भी बहुत सारी बात बताया आपको। ये लाभ प्राप्ति में भुगतान खाता लिखा गया है, अब इसको लाभ प्राप्ति कर लीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात, ठीक है, ये क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने लाभ प्राप्ति अनुपात लिखा है, एक तरफ त्याग अनुपात लिखा है, ठीक है ना। समझते हैं इसको। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम लोग जनरली अवकाश और मृत्यु के समय करते हैं। कोई साझेदार जब जाता है तो अपना शेयर, एक साझेदार जा रहा है और बाकी साझेदार उसके शेयर को ले रहा है, तो बाकी साझेदार के लिए वो अनुपात निकालेंगे जिस अनुपात में वो शेयर ले रहा है, ठीक है। अब प्रवेश के समय क्या होता है, एक साझेदार आ रहा है और बाकी साझेदार उसको दे रहा है, ठीक है। तो जो बाकी साझेदार उसको दे रहा है, ठीक है ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात निकालते हैं। देने का जो अनुपात है उसको त्याग अनुपात कहते हैं, लेने का जो अनुपात है उसको प्राप्ति अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो त्याग अनुपात से की गणना साझेदार के प्रवेश के समय होती है, याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि त्याग अनुपात की गणना कब होती है, तो प्रवेश के समय होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग पहले से बिजनेस में होता है, एक साझेदार आ रहा है तो इसको ये जो बचे हुए जो साझेदार है वो त्याग करते हैं, ठीक है। अब इसी कंडीशन में अगर कोई जा रहा है तो जो साझेदार बच गया है वो इसके साझेदार, जो जाने वाले साझेदार का शेयर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जाते समय अगर कोई अवकाश करता है, मृत्यु हो जाता है, तो उस समय हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, और जब कोई आता है तो उस समय हम लोग त्याग अनुपात निकालते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर से समझिए कि प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं, अवकाश और मृत्यु के समय, और त्याग अनुपात कब निकालते हैं, तो प्रवेश के समय, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा आपका, आपसे पूछेगा कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब होती है, ऑप्शन देगा प्रवेश के समय, अवकाश के समय, मृत्यु के समय, आप कहेंगे कि प्रवेश के समय होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अगला अंतर देखते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र मैंने लिख दिया है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। चूँकि जब आप प्राप्त करेंगे तो आपका जो पुराना अनुपात होगा उससे ज़्यादा नया अनुपात होगा। मेरी बात समझिए, अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपका जो पुराना अनुपात है उससे ज़्यादा नया अनुपात होगा। तो ऐसी कंडीशन में नए अनुपात में से पुराना अनुपात को घटाएंगे, ठीक है। बड़के में से छोटके को घटाइए, हर कंडीशन में बड़के में से छोटके को घटाना है, ठीक है ना। अब जब आप त्याग करेंगे तो ये जो नया अनुपात है, ठीक है, जब आप त्याग करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो नया अनुपात आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, जब आप त्याग करेंगे तो ये जो नया अनुपात आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो नया अनुपात आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये जो नया अनुपात है त्याग करने की स्थिति में नया अनुपात कम हो जाता है, ठीक है ना। जब आप त्याग करेंगे तो आपके पास जो था उससे अब जो होगा वो कम जाएगा, ठीक है ना। तो जो कम जाएगा उसमें से उसको घटाएंगे, ठीक है। तो पुराना में से अगर हम नया को घटाते हैं तो त्याग अनुपात, और नया में से पुराना को घटाते हैं तो प्राप्ति अनुपात, ठीक है। प्राप्ति के कंडीशन में ये अनुपात ज़्यादा होता है और त्याग के कंडीशन में ये अनुपात, ये जो नया अनुपात है ये कम जाता है, ठीक है ना। तो जब ये कम जाएगा तो इसको घटाएंगे, और जब ये ज़्यादा रहेगा तो इसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखना है कि लाभ प्राप्ति अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो जिस अनुपात में वर्तमान साझेदार या नया साझेदार, जिस अनुपात में कोई साझेदार, ऐसा लिखिए, जिस अनुपात में कोई साझेदार अपने अन्य साझेदारों से शेयर को प्राप्त करता है, ठीक है, उस अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इसकी गणना जनरली आमतौर पर सामान्यतः अवकाश के समय और मृत्यु के समय होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में क्या अंतर है। तो ये लाभ प्राप्ति अनुपात आपका है, इसमें लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम लोग अवकाश और मृत्यु के समय करते हैं, इसकी गणना हम लोग प्रवेश के समय करते हैं। इसका सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और इसका सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। याद करने वाली चीज़ है, एक आध बार याद करिएगा। आगे परिविवरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परिविवरण क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए होंगे तो कॉलेज ने अपना एक प्रोस्पेक्टस दिया होगा आपको, ठीक है। उसी में एक फॉर्म रहा होगा जिस फॉर्म को भरकर आपने एडमिशन लिया होगा। अच्छा उस प्रोस्पेक्टस कैसा रहा होगा, तो एक मोटी सी कवर टाइप की रही होगी, उसमें
कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रही होगी, ठीक है। जब प्रोस्पेक्टस आप लेते हो तो कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब कोई कंपनी अपना शेयर जारी करता है, कोई आम जनता जब उस शेयर को लेना चाहता है तो उस कंपनी के बारे में जानना चाहता है। अब जब उस कंपनी के बारे में जानना चाहेगा तो किससे जाकर पूछेगा, तो कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रोस्पेक्टस दे देती है उसे कि भाई ले जाओ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें हमारी कंपनी से संबंधित सारी बातें लिखी हुई है। आपको क्या शेयर दिया जाएगा, क्या लाभ देने की क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से हम लाभ देते हैं, ये सारी कंडीशन आपको उसमें लिखी रहती है। बात समझ में आ रही। इसको हम लोग परिविवरण कहते हैं। परिविवरण का मतलब जिसमें कंपनी के संबंधित सारी विवरण लिखी होती है। नहीं कहते हैं कि डिटेल बताइए, मुझे इस पैसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे इस कंपनी के बारे में डिटेल बताइए। तो डिटेल अगर आपको देखना है तो कंपनी का जो परिविवरण है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें सारी बातें लिखी रहती हैं, ठीक है। जैसे आप होटल जाते हो खाना खाने के लिए, होटल गए तो आप क्या करते हैं कि जाकर काउंटर पे जाकर अगर आप पूछेंगे कि भाई ये दाल कितने का देते हैं, ये चाउमीन कितने का देते हैं, ये चिली कितने का देते हैं, ये चिकन कितने का देते हैं, बिरयानी कितने का देते हैं, कितनी बार आप जाएंगे पूछने के लिए। इससे अच्छा है कि कंपनी वाला क्या करता है, होटल वाला क्या करता है, रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, एक प्रोस्पेक्टस बनाकर वो आपके टेबल पर डाल देता है, ठीक है। अब आप उसको अच्छे से पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, किसी को तंग ना करो, अच्छे से उसको समझ लो, उसके बाद ऑर्डर लगा दो, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, एक बुकलेट बनाती है, उसमें अपनी कंपनी के बारे में सारी बातें लिख देती है, उसके लाभ देने की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है और उसकी सुदृढ़ता क्या है, उसकी क्या मजबूती है, क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, वो सारी बातें उसमें लिख देती है। अब पढ़ने वाले उसको पढ़ लीजिए, संतुष्ट हो रहे हैं तो पैसा लगा लीजिए, नहीं हो रहे तो मत लगाइए, ठीक है ना। तो परिविवरण एक ऐसा आमंत्रण पत्र है, वो क्या है, एक आमंत्रण पत्र है, आपको दिया गया है कि अच्छे से पढ़ लीजिए सर, इसमें मेरी कंपनी से संबंधित सारी बातें लिखी हुई है, आप इसको शेयर ले सकते हैं, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगे तो। बात समझ में आ रही। तो परिविवरण क्या है, एक तरह का आमंत्रण पत्र है प्यारे बच्चों, जिसके माध्यम से कंपनी निवेशकों को कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रण करता है। बहुत ईजी है, आपको प्रोस्पेक्टस दिया जा रहा है कि आप आमंत्रित हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और आप हमारी कंपनी से मैं अपना पैसा लगाकर आप हमारी कंपनी के शेयर या ऋण पत्र को खरीद सकते हैं। क्लियर। परिविवरण में कंपनी के व्यवसाय की लाभप्रदता और सुदृढ़ता का वर्णन रहता है। परिविवरण में कंपनी के लाभप्रदता मतलब कंपनी किस तरह से लाभ देती है और क्या उसकी खासियत है, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में क्या अंतर है। तो भाई ये लाभ प्राप्ति अनुपात जो है, ठीक है, ये लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकाला जाता है, अवकाश के समय, मृत्यु के समय, और त्याग अनुपात नए साझेदार के प्रवेश के समय। लाभ प्राप्ति का अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस नया अनुपात। लाभ प्राप्त करने से पुराना शेयर बढ़ जाता है, एक अंतर और लिख सकते हैं, प्राप्ति करने से त्याग करने से पुराना शेयर घट जाता है, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़े चलते हैं। परिविवरण आपको मैंने समझाया कि परिविवरण एक तरह का आमंत्रण पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित सारी बातें उसमें लिखी रहती, ऐसा आप बता सकते हैं। अगला है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम के क्या लाभ है। अगर आप अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे करते हैं उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो फ़ायदा ये है या उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका यूज है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, मतलब अगर आपको प्रीमियम पे अंश जारी कर रहे हैं और प्रीमियम पर आपको पैसा मिल रहा है तो आप उस पैसे का, उस अंश का शेयर अपने सदस्यों को, ठीक है, पूर्ण प्रदत्त बोनस के रूप में जारी कर सकते हैं। ज़्यादा कमाओगे तो अपने सदस्यों को बोनस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर आप शेयर को 10 के बदले में 12 के हिसाब से बेच रहे हो तो 2 रुपया जो आपको फालतू आ रहे हैं आप अपने सदस्यों को, ठीक है, जो आपकी कंपनी से जुड़े हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी कर सकते हो, मतलब अपने सदस्यों को भी उसमें से शेयर दे सकते हो। क्लियर। आगे है कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए। अगर आपका प्रारंभिक व्यय हुआ है कंपनी में, तो अगर आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो प्रीमियम के तौर पे अपने शेयर को बेचकर, तो फिर भाई उसको अपलिखित आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 फायदे होंगे, इसको याद करना है थोड़ा सा।
पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि परिविवरण क्या है। परिविवरण एक तरह का आमंत्रण पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित सारी बातें लिखी जाती है। कंपनी की क्या खूबसूरती है, कंपनी की क्या खासियत है, कंपनी किस तरह से लाभ देता है, ठीक है, ये सारी बातें उसमें कंपनी से संबंधित लिखी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का क्या लाभ है भाई। तो अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का लाभ ये है कि हम अगर प्रीमियम पे जारी करते हैं तो हम अपने सदस्यों को बोनस अंश जारी कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रीमियम का ज़्यादा पैसा आ रहा है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है प्रीमियम के तौर पे तो हम कंपनी के जो प्रारंभिक व्यय है उसको हम अप्लिकेट कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या तात्पर्य है। ऋण पत्रों का निर्गमन अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम का मतलब होता है बढ़ा कर करना। 10 का ऋण पत्र अगर 12 के हिसाब से आप जारी कर रहे हैं तो ये 2 रुपये आपका प्रीमियम है। बहुत ईजी है, आप पढ़ना ही नहीं है इसको, ठीक है, समझ लीजिए और लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो जब ऋण पत्रों को उसके बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर आप निर्गमित करते हैं तो उसको प्रीमियम पे निर्गमन कहते हैं। बट्टा पे निर्गमन का मतलब क्या हो गया, बट्टा का मतलब छूट होता है। अगर आप ऋण पत्र को बाजार मूल्य के कम मूल्य पे निर्गमित करते हैं, ठीक है, तो छूट पे निर्गमन हो गया। इसमें क्या सोचना है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन था अंशों के निर्गमन में प्राप्त प्रीमियम का क्या लाभ है, ठीक है। तो प्रीमियम का लाभ यह है कि आप बोनस अंश अपने सदस्यों को निर्गमित कर सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि कंपनी के प्रारंभिक व्यय को आप अप्लिखित कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, अगर आप ऋण पत्रों को प्रीमियम पे जारी करते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने बाजार मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर अपने ऋण पत्र को दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देना हो तो मान लो कि 100 का ऋण पत्र अगर 120 के हिसाब से आप बेच रहे हो तो 20 रुपये आपका प्रीमियम है, ठीक है। या 10 रुपये का ऋण पत्र अगर 12 के हिसाब से बेच रहे हो, यही बात अंशों में भी लागू होता है। अगर 10 का अंश आप अगर 12 के हिसाब से बेच रहे हो तो 2 रुपये आपका प्रीमियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बट्टे पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं। बट्टा का मतलब समझा दिए पहले ही कि अगर छूट पर निर्गमन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बाजार मूल्य के थोड़े से कम मूल्य पे कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि 10 का रेट है उसको 8 के हिसाब से अगर हम जारी करेंगे तो 2 रुपया बट्टा होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, उम्मीद है कि इसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि बढ़ा कर बेचना और डिस्काउंट का मतलब घटा कर बेचना, ठीक है, किससे, बाजार मूल्य से। ऋण पत्रों के शोधन की विधि क्या है। ऋण पत्रों का अगर आप शोधन करना चाहते हैं तो आपके पास कई तरीके हैं कि आप पूंजी में से शोधन कर सकते हैं, आप लाभ में से शोधन कर सकते हैं, अंश एवं ऋण पत्र को परिवर्तन द्वारा शोधन कर सकते हैं। ये ऋण पत्र ले लीजिए, किसी को शेयर दे दीजिए। जैसे मान लो कि किसी का लोन आपके पास 10 रुपया है, आप 10 रुपये के जगह बदले में उसको अपने घर में शेयर दे दीजिए, ठीक है, पैसा सच जाएगा। उसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है कि अगर 10 कुछ पैसा आपके ऊपर कर्ज है तो उसके बदले में कंपनी अपने मतलब लेनदार को उसके बदले में क्या करती है, अंश जारी कर देती है, मतलब अपना हिस्सेदार बना लेती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो पैसा उसका बराबर हो जाएगा, क्लियर। या संपत्ति बेचकर आप पैसा चुका दीजिए, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन है। पहली कंडीशन ये तो कि पूंजी में से शोधन आप कर लीजिए, पूंजी तोड़ के शोधन करिए, लाभ में से शोधन करिए, मतलब शोधन का मतलब चुकाइए उसको। जो ऋण पत्र जारी करके आपने कर्ज लिया है उसको चुकाने की बारी अगर आएगी, या तो आप पूंजी में से चुकाएंगे या आप लाभ में से चुकाएंगे या आप अंश और ऋण पत्रों के शोधन द्वारा चुकाएंगे। मतलब ये है परिवर्तन द्वारा शोधन करेंगे, मतलब जो ऋण पत्र है अगर जो आपके ऊपर लोन है उससे ज़्यादा का लोन के रूप में हम फिर से उसको एग्रीमेंट दे देंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या संपत्ति बेचकर करेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बट्टा पर निर्गमन का मतलब क्या है। बट्टा का निर्गमन का मतलब बाजार मूल्य से के कम मूल्य पर निर्गमन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने पूछा कि ऋण पत्रों के शोधन की विधि क्या है। पूंजी में से शोधन करिए, लाभ में से शोधन करिए, संपत्ति बेचकर शोधन करिए, मतलब चुकाना है, जो ऋण आपने लिया है उस ऋण को चुकाना है, ठीक है। या अंश और ऋण पत्र का परिवर्तन करके चुका सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि परिवर्तन का मतलब ये है कि आपसे ऋण पत्र ले लिया जाएगा और फिर वो नया ऋण पत्र आपको परिवर्तित करके बढ़ाकर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। या आपसे ऋण पत्र ले लिया जाएगा और आपको अंशधारी बना दिया जाएगा कंपनी का, मतलब अब आपको शेयर मिल जाएगा कंपनी का, ठीक है, ये भी हो सकता है। परिवर्तनीय ऋण पत्र की दशा में ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों को अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अंशों या को नए ऋण पत्र या अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम परिवर्तित करके आपको दे सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होगा नहीं, असल में आपको सिर्फ ऋण पत्र और अंशों के रूप में परिवर्तित। जैसे आप हमारे कर्जदार हैं और आपके पास पैसा देने के लिए पैसे नहीं हैं
तो आप कह सकते हो कि भाई कुछ संपत्ति में शेयर हमारा ले लीजिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर कंपनी पैसा पे नहीं करती है तो उसके बदले में किसी को अपना साझेदार बना ले, अंशधारी बना ले, या एक नया ऋण पत्र फिर से उसको लिख कर दे कि हाँ भाई अब जो है इस रेट से हम आपको पैसा चुका देंगे। क्लियर। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ऋण पत्रों के शोधन की विधि क्या है? लाभ में से शोधन करिए, पूंजी में से शोधन करिए, और अंश और ऋण पत्र के परिवर्तन द्वारा शोधन करिए, संपत्ति को बेचकर शोधन करिए। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं? तो जब हम लोग ऋण पत्र का शोधन उसको परिवर्तित करके अंश या ऋण पत्र में परिवर्तन करके हम लोग शोधन करते हैं तो उसको परिवर्तन द्वारा शोधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण के तत्व बताना है। तो वित्तीय विवरण के 2 तत्व हमने लिखे हैं, आय विवरण और चिट्ठा। आय विवरण में हम लोग आय की गणना करते हैं, चिट्ठा में संपत्ति और दायित्वों के मूल्य को दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी स्थिति को दिखाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे पूछा था कि परिवर्तन तथा ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा ऋण पत्र का शोधन का मतलब क्या है? तो जब हम परिवर्तन द्वारा ऋण पत्र का शोधन करते हैं तो जो हमारा लेनदार है उसके ऋण पत्र को या तो अंश में परिवर्तित कर देते हैं या फिर से एक नए ऋण पत्र में परिवर्तन करके उसको देते हैं। तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में के संपत्ति पक्ष में विभिन्न व्ययों को दर्शाया जाता है कि नहीं? 3 मदों को बताइए। अगर आप संपत्ति पक्ष में विभिन्न व्ययों को दिखाते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो व्यय होते तो नहीं हैं लेकिन हम उसको संपत्ति के तौर पर दिखा लेते हैं बैलेंस शीट में। ये है आपका प्रारंभिक व्यय, इसको याद रखेंगे। ये आपका ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, इसको याद रखेंगे। अनुसंधान एवं विकास व्यय है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो मदें हैं ये कंपनी के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में ये खर्च होते नहीं हैं, सिर्फ दिखाए जाते हैं नाम मात्र के लिए। ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली किन्हीं 3 मदों के बारे में पूछा था। तो हमने बताया कि प्रारंभिक व्यय लिख सकते हो, ऋण पत्र के निर्गमन पर जो बट्टा होगा वो लिख सकते हो, और अनुसंधान एवं विकास व्यय जो होगा वो आप लिख सकते हो। ये सब एज ए संपत्ति काम करती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि वित्तीय विवरण के तत्व बताना है। तो आय विवरण और चिट्ठा, इसमें थोड़ा डिटेल कर दीजिएगा। आय विवरण से आशय उस विवरण से है जिसमें हम आय की गणना करते हैं, और ऋण पत्र चिट्ठा से आशय उस विवरण से है जिसमें हम लोग व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों के वैल्यू को दिखाया जाता है। ठीक है, बस समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हम लोग जो व्यय दिखाते हैं ये व्यय है, लेकिन हम इसको संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। यह है प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा और अनुसंधान एवं विकास व्यय। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और बच गए हैं जिसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल टाइप है, इसका आंसर बिल्कुल तैयार कर रखा हूँ मैंने, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो 10 क्वेश्चन आज पर याद कर लीजिए। कल मैंने 10 क्वेश्चन करवाया था और कल आने वाले कल में मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, तो अकाउंटेंसी का फुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट होगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ से आपको 100% मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।